तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता पार्ट 2। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित हो गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। तो उत्तर वैदिक काल में हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है या इसके स्थापित होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका उत्तर होगा चतुर्वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण किसे अपना राजा मानते थे? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण किसे अपना राजा मानते थे? तो ब्राह्मण सोम को अपना राजा मानते थे। नेक्स्ट, किस उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में स्त्रियों की तुलना मदिरा तथा पासा से की गई है? तो वह कौन सा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है? वह ग्रंथ मैत्रायणी संहिता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में विधवा के पुत्र को कहा जाता था। तो विधवा के पुत्र को उत्तर वैदिक काल में दधिसत्य कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में गौतम ने कितने प्रकार के संस्कार बताए हैं? गौतम ने 40 प्रकार के संस्कार बताए हैं, जबकि हिंदू धर्म में 16 ही संस्कार होते हैं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा को नव यौवन प्रदान करना तथा उसकी शारीरिक एवं आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो इसका उत्तर होगा वाजपेय यज्ञ। नेक्स्ट, अथर्ववेद के अनुसार आय का कौन सा भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो अथर्ववेद के अनुसार आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था? कर्मवाद सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में काठक संहिता में किसके द्वारा जुताई की चर्चा मिलती है? तो इसका उत्तर होगा 24 बैल। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कढ़ाई करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में कढ़ाई करने वाली स्त्री को पेशासकारी कहा जाता था। पेशासकारी कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कुशीदिन किसे कहा गया है? तो उत्तर वैदिक काल में कुशीदिन महाजन को कहा गया है जो ब्याज वसूलते थे। नेक्स्ट, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों के रचना काल को किस काल में माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की भी रचना की गई थी, जबकि ऋग्वेद की रचना ऐसा माना जाता है कि बोगज कोई अभिलेख में इसका ऐसा प्रमाण मिलता है कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद की रचना किसने की थी, इसके विषय में जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है। इसी कारण वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, या अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, जबकि इसे देवकृत वेदों को कहा गया है, अर्थात देवताओं के द्वारा रचित हुआ वेद है। तो उत्तर वैदिक काल में हमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचना का काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल को। नेक्स्ट, सोम एक वनस्पति थी। यह हिमालय के किस शिखर पर गौरी नदी के तट पर पाई जाती थी? तो इसका उत्तर होगा मुजवंत। नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट,
किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, मूल रूप से कितने गोत्र हैं जो ऋषियों के नाम पर हुए? तो मूल रूप से 7 ही गोत्र हैं। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा है, इनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? तो इनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। नेक्स्ट, बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह के संस्कार को क्या कहा जाता था? तो बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह के संस्कार को निष्कर्मण कहा जाता था। नेक्स्ट, पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे, यह क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती है? तो यह क्रिया चूड़ाकर्ण संस्कार के अंतर्गत आती है। चूड़ाकर्ण संस्कार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, वह कौन सा विवाह है जिसमें वधू के मूल्य के रूप में कन्या का पिता एक जोड़ी बैल तथा गाय प्राप्त करता था? तो इसका उत्तर होगा आर्ष विवाह। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा है, ऐसे राजा क्या कहलाते थे? तो ऐसे राजा विस्पति कहलाते थे। नेक्स्ट, पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार किस उपनिषद में उल्लेखित की गई? तो इसका उत्तर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट, वाजसनेयी संहिता में गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वाजसनेयी संहिता में गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, भारत में लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत लगभग किस ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल तक मानी जाती है? तो 1000 ईसा पूर्व में भारत में लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा एटा जिला का एक ऐतिहासिक स्थल है और यहीं से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, मेरे राज्य में न चोर हैं, न मद्यप हैं, न ही क्रियाहीन और न ही व्यभिचारी तथा न ही अविद्वान। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में है? तो यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में है? तो इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट नेक्स्ट है, राजा को गद्दी प्राप्त करने पर किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी? तो राजा को गद्दी प्राप्त करने की राज्यारोहण की प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में राजा कहाँ निवास करते थे? तो ऋग्वेद काल में राजा भव्य भवन में निवास करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में किसके नहीं होने के प्रमाण मिलते हैं? तो ऋग्वेद काल में अस्थाई सेना के प्रमाण नहीं मिलते हैं। युद्ध के समय गांव के लोग या नागरिकों की एक सेना बनाई जाती थी जिसे मिलिशियाई सेना कहा जाता था। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर किसके सदस्य नेता का काम करते थे? तो आवश्यकता पड़ने पर जन के सदस्य नेता का काम करते थे। नेक्स्ट, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में है? तो इसका उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट,
राजा के अधिकार में वृद्धि का कारण नहीं है। तो राजा के अधिकार में वृद्धि का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राजा द्वारा सोम को अपना स्वामी स्वीकार किया जाना, यह राजा के अधिकार में वृद्धि का कारण नहीं था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो इसका उत्तर होगा यमुना एवं सुतुर्दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इनका दार्शनिक संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो वैदिक युग में राजा के पश्चात पुरोहित महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। नेक्स्ट, किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी? तो इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इंद्र का ही सर्वाधिक बार इनका आह्वान किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 250 बार इंद्र का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में है? तो एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में हमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, जिनमें इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा छंद। यहाँ पद्य होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्न में से किन दो नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो इसका उत्तर होगा सुवास्तु और गोमती। नेक्स्ट, उपनिषदों के समय में वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो इसका उत्तर होगा गार्गी। नेक्स्ट, उपनिषदकालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो उपनिषदकालीन अश्वपति कैकेय देश का राजा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मा। नेक्स्ट, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा विश्वामित्र। यह युद्ध क्यों हुआ था? इसको हमने वीडियो क्लास में बताया भी था कि दशराज युद्ध का जो कारण था वह सुदास के द्वारा विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित घोषित कर दिए जाने के कारण यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण
कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में या ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य दार्शनिक विवेचन रहा है। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रकार की क्लास पसंद आती होगी और अपनी तैयारी करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती होगी। तो अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगता है और तैयारी में भी आपको इससे सहायता मिल रही है, तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।